दोस्तों, आज मैं आपको एनपीसीएल काकरबारा प्लांट ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर पेपर का सलूशन करवाने वाला हूं। ये पेपर ऑनलाइन हुआ था और ये मेरा आंसर शीट है जो एनपीसीएल ने प्रोवाइड करवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेपर 10 नवंबर 2019 को कंडक्ट हुआ था। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे और उसका सोल्यूशन क्या है। तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। मैथमेटिक्स का पार्ट में आपको बोर्ड मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा, तो मैं बोर्ड पे आपको सोल्व करवा के प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अपन आज डायरेक्ट साइंस का पार्ट देखेंगे। साइंस का पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। इन्होंने पूछा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। तो ये पाया जाता है हेलोजन के रूप में, जो कि आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 18 का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली के ध्रुवमोज़ेक मॉडल को किसने पोस्टुलेट किया था। तो ये किया था सिंगर और निकोलसन ने। अगर आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, इसका आंसर होगा एम स्लाइडन और टी स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा है कि माना कि डब्ल्यू और डब्ल्यू क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु के वजन है, तो डब्ल्यू और डब्ल्यू का अनुपात किसके बराबर होगा। तो देखिए कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे चंद्रमा पे हो, चाहे किसी भी जगह हो, द्रव्यमान वस्तु का सेम रहता है। तो वस्तु का जो भार होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो वस्तु का भार क्या होता है, माना वस्तु का द्रव्यमान m है, तो पृथ्वी पे जो इसका भार होगा वो होगा डब्ल्यू बराबर वस्तु का द्रव्यमान और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण। चंद्रमा पे जो इस वस्तु का भार होगा वो होगा वस्तु का द्रव्यमान इंटू चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे देखिए आप कि पृथ्वी और चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण का रिलेशन होता है वो होता है, चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। तो यहाँ पर मैं जीएम की वैल्यू रख दूंगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर जीएम की वैल्यू रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा mge/6। तो अब इन दोनों का मैं रेशियो निकाल लूँगा, तो ये रेशियो आ जाएगा WE/WM = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेल के हाइड्रोजीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं। तो एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती है, नवजात शिशु में 300 होती है। नेक्स्ट देखिए, धातु के तार के माध्यम में बहने वाला विद्युत करंट इसके सिरों पर विभवांतर के सीधे अनुपातिक होता है, बस शर्त है कि इसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये होता है ओम का नियम कि जो करंट जो होता है वो हमेशा किसी चालक के सिरे पे जो वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है, उसके डायरेक्टली पोषण होता है। लेकिन क्या है कि इसकी भौतिक अवस्थाएं समान रहनी चाहिए, जैसे कि लंबाई हो गया है ना, लंबाई, टेम्परेचर ये समान होना चाहिए, तभी ये ओम का नियम वैलिड होगा। नेक्स्ट देखिए, जब दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल ज्ञात हो तो दूसरे माध्यम के संदर्भ में पहले माध्यम का अपवर्तनांक सूत्र क्या होगा। तो देखिए कि जो अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, मान ले कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है और वायु में प्रकाश की चाल c है, तो माध्यम 1 में अपवर्तनांक हो जाएगा c/v1। और माध्यम 2 का देखें अपन, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल मान लिए v2 है और जो निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल है वो c है, तो दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक हो जाएगा c/v2। तो इन्होंने पूछा है कि माध्यम 1 का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। तो माध्यम 1 का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा
N1 बटा N2, यानी कि पहले माध्यम का अपर्तनांक बटा दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा V2/V1, यानी कि दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल बटा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, मुंह का pH 5.5 होने पर दांत निकलना या दंत से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वस्तु का विस्थापन है तो बल के अनुप्रयोग पर वस्तु द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो जो वस्तु द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कितना होता है, W बराबर F.S, यानी बल इंटू विस्थापन होता है। तो कार्य कब शून्य होगा, जब या तो बल शून्य हो या विस्थापन शून्य हो। तो विस्थापन पूछा है तो विस्थापन शून्य होगा तो वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। या फिर वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण हो, यानी लंबवत हो, बल और विस्थापन लंबवत हो, तो भी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण मलेरिया होता है। तो मादा एनोफिलीज के कारण जो मलेरिया होता है, और डेंगू जो होता है वो एडिज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसे ज्ञात करने के लिए कॉर्क स्क्रू नियम का प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कॉर्क स्क्रू नियम का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, यदि दिए गए वेग की ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है तो यह उसकी तरंग दैर्ध्य को कैसे प्रभावित करेगा। यानी कि इन्होंने वेग जो है ध्वनि तरंग का कांस्टेंट दे दिया है। तो मान लीजिए कि इसका जो सूत्र होता है वो होता है ध्वनि तरंग का वेग बराबर ध्वनि तरंग की आवृत्ति इंटू ध्वनि तरंग की वेवलेंथ। तो इसको कांस्टेंट रखना है और इसको बढ़ाना है तो ये कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर कि इसकी तरंग दैर्ध्य घटेगी। अगला देखिए, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो ये धनायन बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन बनेगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनायन बनेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस ठोस का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड आएगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि हम जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में परिवर्तन होने से पहले ही गैसेज फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन और नेप्थलीन ऐसे ठोस हैं जो ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित नहीं होगा। अगला देखिए, ऑन्कोलॉजी जो होता है वो कैंसर का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ कैंसर। नेक्स्ट देखिए, अंडे में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो अंडे में प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वसा भी होता है, इसमें फाइबर नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइबर प्रोटीन। नेक्स्ट देखिए, शरीर का कौन सा अंग प्लेराइसिडाइसिस से प्रभावित होता है। तो ये होता है फेफड़ा। अगला देखिए, एक ध्वनि तरंग में वह सिरा क्या कहलाता है जो उच्च दाब और घनत्व पर उच्चतम संपीड़न को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेस्ट। उच्च दाब और उच्चतम संपीड़न क्रेस्ट दर्शाता है, और निम्न दाब और निम्नतम संपीड़न जो दर्शाता है वो होता है ट्रफ। अगला देखिए, कोशिका का दोहराव या प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसके दौरान एक कोशिका दो आनुवंशिक रूप से अनुजात कोशिकाओं को जन्म देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समसूत्री विभाजन। अगला देखिए, पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला देखिए, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या उतनी होती है जितनी कार्बन 12 की सटीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं, हम मोल कहते हैं। अगला देखिए, सांद्र अम्ल के तनुकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अम्ल जो होता है वो होता है, अगर सांद्र हो तो हम अगर उसमें पानी डालेंगे तो उसमें आग लग जाएगी। तो क्या करते हैं हम कि एक पटक दली में जल लेते हैं और उसमें बूंद बूंद करके
सांद्र अम्ल डालते जाते हैं और उसको हिलाते जाते हैं, तो इसका तनुकरण होता है। तो हम क्या करेंगे कि जल में सांद्र अम्ल डालेंगे, ना कि सांद्र अम्ल में जल डालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन की गति को बढ़ाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक क्या होता है? पादप हार्मोन होता है जो कोशिका विभाजन की गति को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोवाट हावर किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट हावर को हम जूल में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे? 1 किलोवाट आवर, तो जूल में चेंज करने के लिए 1 जूल होता है 1 वाट सेकंड के बराबर। तो इसको वाट और सेकंड में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे? 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा ए। अगला देखिए, एक पहिए का थैला कौन सा उत्तोलक होता है? तो एक पहिए का थैला जो होता है द्वितीय प्रकार का उत्तक होता है। अगला देखिए, समुद्र स्तर पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। अगला देखिए, लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार में R प्रतिरोध है, समान सामग्री है, परंतु लंबाई दुगनी कर दी है और त्रिज्या कर दी है 1/4, तो तार में अब कितना प्रतिरोध होगा? तो माना कि पहले तार का प्रतिरोध था R1, जो प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेलनाकार तार दिया है, तो बेलनाकार तार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R, प्रतिरोध 1 के लिए निकाल रहे हैं तो R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मान लिया कि लंबाई को 2 गुना कर दिया और त्रिज्या को 1/4 कर दिया, तो अब प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए, R2 कितना हो जाएगा? लंबाई को 2 गुना किया है और त्रिज्या को किया है 1/4, इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर किया मैंने, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 2L नीचे ऊपर रहेगा और R² बटा 16, तो 16 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32L/R²। ठीक है, 32L/R²। तो इसमें हम R1 का भाग देंगे, तो R2 बटा R1 कितना आ जाएगा? 32, यानी कि R2 कितना आ जाएगा? R2 बराबर 32 इंटू R1, यानी कि पहले के प्रतिरोध का 32 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्व के कारण किया गया त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो वस्तु का भार होता है W बराबर mg। W इन्होंने दिया है भार 980 न्यूटन, m अपने को निकालना है और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा 100 kg। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि लहसुन का वास्तविक नाम क्या है? वनस्पतिक नाम क्या है? तो लहसुन का वनस्पतिक नाम हो जाएगा एलियम सैटिवा। एलियम सैटिवा प्याज का वनस्पतिक नाम है। जिंजर ऑफिसिनल होता है अदरक का वैज्ञानिक नाम। कुकुरमा जो लौंगा होता है वो होता है हल्दी का वैज्ञानिक नाम। अगला देखिए कि कॉपर जो तार होता है उसका उपयोग इलेक्ट्रिक कार्य और प्लम्बिंग के लिए किया जाता है। तो ये सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और
प्लांट ऑपरेटर की तैयारी के लिए आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।